हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रू वे एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि आईएमडी की तरफ से यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि इंडिया में जो इस बार का रेन स्पेल रहेगा वो बिलो नॉर्मल कैटेगरी में रहेगा। यानी कि एज कम्पेयर टू अगर हम प्रीवियस ईयर देखते हैं तो रेन जो है काफ़ी कम रहेगी इस बार। इसका इफेक्ट पूरे इंडिया पे नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं इंडिया में, तो रेन हमें कम देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली इसका इफेक्ट जो है हमारी एग्रीकल्चर के बाद जो है इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इस लेक्चर में जो है आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो रिलेटेड फिनोमेनाज हैं, लाइक एल नीनो इफेक्ट क्या है, ला नीनो इफेक्ट क्या होता है, एलपीए का क्या मीनिंग होता है, एंड एनसो यानी कि एल नीनो जो सदर्न ऑसिलेशन सिस्टम है पैसिफिक ओशन में कैसे काम करता है, तो इसके ऊपर जो है आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे ही एजुकेशन कंटेंट के लिए फॉलो कर सकते हैं ट्रू वे एजुकेशन को। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, रिसेंटली आईएमडी की तरफ से यहाँ पे प्रेडिक्ट किया गया है। तो अगर हम पहले प्रेडिक्शन की बात करें जो पहले दिया गया था इनिशियली, उसमें बताया गया था कि 92% रहेगा लॉन्ग पीरियड एवरेज का, जिसको हम एलपीए बोल देते हैं। तो यानी कि इंडिया में जो पहले रेनफॉल प्रेडिक्ट की गई थी वो की गई थी 92% ऑफ द एलपीए। एलपीए क्या होता है कि एक सीजन में जो एवरेज रेनफॉल होता है किसी भी एक सीजन में, अगर हम देखें तो एवरेज जो भी रेनफॉल होता है उसी को जो है एलपीए माना जाता है, यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज। अगर हम आईएमडी के मुताबिक देखें तो इंडिया में एलपीए जो माना जाता है वो है 87 सेंटीमीटर रेनफॉल। अगर हम जून से सितंबर सीजन के बिटवीन देखते हैं, तो अगर हम जून से सितंबर सीजन का एवरेज ले ले लेते हैं, तो उसका माना जाता है एलपीए, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है वो कितना है, 87 सेंटीमीटर रेनफॉल है। अगर हम रिसेंटली अपडेटेड जो फ़ोरकास्ट देखते हैं, तो उसमें जो रेनफॉल बताया गया है वो कितना होगा, 90% ऑफ द एलपीए, यानी कि पहले 92 था, 92 से कम करके कितना कर दिया गया है, 90% कर दिया गया है लॉन्ग पीरियड एवरेज का। तो आई होप कि आपको एलपीए अब समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कि डिफरेंट कैटेगरीज़ कौन-सी हैं जिसमें कि एलपीए जो आईएमडी है वो डिफाइन करता है रेन को, तो हम नॉर्मल रेन किसको बोलते हैं, जब एलपीए का यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96 से 104% हो, तो वो नॉर्मल रेन में कैटेगरी में आ जाता है। बिलो नॉर्मल जो कि इस बार बताया गया है 90 से 95% अगर एलपीए होता है, तो वो क्या होगा, हमारा बिलो नॉर्मल हो गया। डेफिसिट रेन हम किसको बोलते हैं, जब 90% से कम फ़ोरकास्ट हो या रेन हो, तो वो होता है डेफिसिट। और एक्सेस कब हम बोलते हैं, जब अबव 110% के ज़्यादा रेनफॉल हो एलपीए का, तो वो हम एक्सेस में बोल देते हैं, जिसमें कि जो फ्लड की कंडीशन है वो यहाँ पे बन सकती है। अब जो आईएमडी की तरफ से प्रेडिक्ट किया गया है, इसमें जो मेनली जो रीज़न बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है एल नीनो, और इसको हम सुपर एल नीनो भी बोल सकते हैं। इस बार जो बताया जा रहा है कि सुपर एल नीनो आने की जो है पॉसिबिलिटी है। तो एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लिटिल चाइल्ड या लिटिल बॉय भी इसको बोल देते हैं। अब एल नीनो का फिनोमिना कैसे काम करता है, इसको हम अगली जो है स्लाइड में देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि एल नीनो जो है वो हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं, तो एल नीनो की वजह से जो है ड्रॉट कंडीशन बनती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन बन सकती है। और अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो 2015 एंड 16 में एल नीनो की तरफ से जो है आया था, उसकी वजह से जो है 86% जो है हमें नॉर्मल रेनफॉल देखने को मिला था 2015 एंड 16 में। सो अगर हम बात करें कि एल नीनो इफेक्ट, ला नीना इफेक्ट एंड नॉर्मल कंडीशन में जो पैसिफिक ओशन में जो हमारा एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन सिस्टम है वो काम कैसे करता है। तो देखिए, नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स फ्लो करती हैं साउथ अमेरिका के जो है हमारे साउथ अमेरिका के कोस्ट से, यानी कि पेरू की तरफ से जो ट्रेड विंड्स है वो फ्लो करती हैं वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ। ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ जो है ट्रेड विंड्स फ्लो करती हैं। और इन ट्रेड विंड्स की हेल्प से होता क्या है कि जो वार्म ओशन वाटर होता है, यानी कि सरफेस के ऊपर जो ओशन वाटर होता है वो फ्लो करता है वेस्टर्ली, यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो फ्लो करता है ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इंडोनेशिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ फ्लो करता है, जिसकी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसके ऊपर जो है एक हाई प्रेशर ज़ोन बन जाता है। और इसकी वजह से जो मॉनसून विंड्स हैं, जैसे कि इंडिया में मॉनसून साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हैं, उनकी तरफ से जो है रेन यहाँ पे की जाती है।
तो हाई प्रेशर एरिया होने की वजह से जो लो प्रेशर एरिया से इंडियन ओशन से विंड्स चलती हैं, उनकी तरफ से रेन यहाँ पे की जाती है। तो रेन हमें देखने को मिलती है, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। अगर हम बात करें कि ला नीना में क्या होता है, तो ला नीना जिसको कि हम लिटिल गर्ल भी बोल देते हैं, उसमें क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स हैं, जो कि पेरू की तरफ से फ्लो करती हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ इक्वेटोरियल पैसिफिक में, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, जिसकी वजह से जो हाई प्रेशर एरिया है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसकी वजह से जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है रेन स्पेल करती हैं और जो फ्लड लाइक कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया कि नॉर्मल कंडीशन में क्या हो गया, और ला नीना में आपने देखा कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो फ्लो किस तरफ करती हैं, वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ फ्लो करती हैं, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ फ्लो करती हैं। लेकिन एल नीनो कंडीशन में जो है बिल्कुल ही उल्टा होता है। एल नीनो में क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स फ्लो कर रही थी पेरू यानी कि साउथ अमेरिका की तरफ से वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ, वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो वार्म वाटर है उसकी मूवमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया की साइड एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ नहीं हो पाती, और जिसके चलते इवन की जो वार्म वाटर की मूवमेंट है वो टुवार्ड्स होती है ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ, यानी कि ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ जो है मूवमेंट होती है, और साउथ जो अमेरिका है यानी कि पेरू कोस्ट की तरफ जो है वार्म वाटर मूव कर जाता है। तो जो हाई प्रेशर एरिया ला नीनो में जो बन रहा था हमारा ऑस्ट्रेलिया की तरफ और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, जो हाई प्रेशर एरिया बन रहा था वो अब बनता है साउथ अमेरिका कोस्ट के ऊपर, यानी कि पेरू पेरू हो गया, बोलीविया हो गया, इस तरफ बनता है, इक्वाडोर हो गया। तो इसकी वजह से जो रेन स्पेल पहले इस तरफ हो रहा था वेस्टर्न पैसिफिक में, वही रेन स्पेल अब कहाँ होगा, साउथ अमेरिका में होगा, और इसका इम्पैक्ट जो है अमेरिकाज़ एंड कनाडा में देखने को भी मिलता है, वहाँ पे भी रेन जो है कम देखने को मिलती है। तो साउथ अमेरिका की तरफ जो है ज़्यादा यहाँ पे रेन देखने को मिलती है। इसी के साथ एक फिनोमिना यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है, देखिए, जब भी ला निनो को कंडीशन होती है या नॉर्मल कंडीशन जब भी होती है, तो जो वार्म वाटर है वो मूव कर जाता है टुवार्ड्स ऑस्ट्रेलिया या फिर वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ मूव कर जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो साउथ अमेरिका का जो पेरू कोस्ट है, इस पे क्या होता है कि जो लोअर ओशन में कूलर वाटर होता है वो की तरफ आ जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो ऊपर आता है तो इसको बोलते हैं अपविलिंग, यानी कि इसको बोलते हैं अपविलिंग फिनोमिना, और इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है वो पेरू कोस्ट के ऊपर आ जाता है, जिससे जो फिशरी सेक्टर है वहाँ का वो ग्रो करता है, यानी कि फिशेस को वहाँ पे न्यूट्रिएंट अच्छा मिलता है, उनको ग्रो करने में हेल्प होती है। तो यहाँ से क्या होता है कि जब भी नॉर्मल कंडीशन या ला निनो कंडीशन होती है तो ये साइकिल जो है मूव करता है, और जो अपविलिंग का फिनोमेना है वो हमें देखने को मिलता है साउथ अमेरिका के ऊपर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, अपविलिंग कब होती है, जब या तो नॉर्मल कंडीशन है या फिर ला निना की कंडीशन है, तो अपविलिंग हमें देखने को मिलती है, यानी कि जो कूलर वाटर होता है नीचे सरफेस पे वो अपर की तरफ आ जाता है और वार्म वाटर मूव कर जाता है टुवार्ड्स वेस्टर्न पैसिफिक। लेकिन ला निनो में ऐसे एल निनो में ऐसा नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है कि एल निनो में जो वार्म वाटर है वो टुवार्ड्स ईस्टर्न पैसिफिक मूव करता है। तो जब गर्म पानी जो है वो वार्म वाटर जो है वो टुवार्ड्स अगर साउथ अमेरिका ही अगर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो जो नीचे से कूलर वाटर ने ऊपर आना था, यानी कि जो मूवमेंट की तरफ होनी थी वो नहीं हो पाती। तो अपविलिंग का फिनोमिना यहाँ पे नहीं हो पाता और फिशरी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान देखने को मिलता है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंस क्या है, ला नीना में और एल नीनो में, जैसे कि आपने समझ लिया होगा कि एल नीनो में क्या होता है कि वार्म देन नॉर्मल, यानी कि जो वाटर की मूवमेंट है वो ज़्यादा होती है और पानी जो है ज़्यादा गर्म होता है, वार्मर होता है देन नॉर्मल। ला नीनो में क्या होता है कि कूलर होता है देन नॉर्मल कंडीशन। ट्रेड विंड्स की मूवमेंट स्ट्रोंगर होती है देन यूजुअल, एंड एल नीनो में क्या हो जाए, ट्रेड विंड्स जो है वीक हो जाती हैं, या हम रिवर्स बोल सकते हैं कि जिसकी वजह से जो वार्म वाटर की मूवमेंट है वो टुवार्ड्स ईस्टर्न की तरफ हो जाती है, यानी कि साउथ अमेरिका की तरफ जो है हो जाती है। रेनफॉल अगर हम इंडिया में बात करें तो जब भी ला निनो की कंडीशन होगी तो स्ट्रॉन्ग मॉनसून हमें देखने को मिलेगा और मोर रेन स्पेल हमें देखने को मिलेंगे। एल नीनो में वीकर कंडीशन है, ड्रॉट कंडीशन भी आ सकती है, लेस रेन हमें देखने को मिलेगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। वेदर का इम्पैक्ट क्या है कि ड्रॉट आ सकता है साउथ अमेरिका में और हैवी रेन जो है ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिलती है। जब भी ला निनो की कंडीशन होती है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में हमें ज़्यादा
जो है रेन देखने को मिलती है और ड्रॉट कंडीशन बन जाती है साउथ अमेरिका में। लेकिन एल नीनो में उल्टा हो जाता है, जैसे कि हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है कम रेन हमें देखने को मिलेगी, इवन कि ड्रॉट कंडीशन हमें देखने को मिलेगी और साउथ अमेरिका में फ्लड जैसी कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो ला निनो में जो है कूलर हो जाता है, ग्लोबल टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि गर्मी कम होती है। और एल नीनो में जो है ज़्यादा हमें वार्मर ग्लोबल टेम्परेचर देखने को मिलता है, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि इंडिया में हीट वेव्स चल रही हैं। तो हीट वेव का जो टाइम पीरियड है, जो स्पेल है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है जब भी एल नीनो की कंडीशन बनती है। इसके साथ अगर हम एनसो की बात करें, यानी कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन सिस्टम, तो जैसे हमने अभी देखा कि एल नीनो एंड ला नीनो का जो फिनोमिना है, ये बेसिकली पार्ट है एक बड़े फिनोमिना का, एक क्लाइमेट फिनोमिना का पार्ट है, जिसको हम बोल देते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन सिस्टम, जो कि पैसिफिक ओशन में बनता है, जिसकी वजह से जो ओशन का टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। जैसे कि एल नीनो में हमने देखा कि टेम्परेचर कम हो जाता है, एल नीनो में बढ़ जाता है और ला नीनो में जो है कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। और इसमें 3 फिनोमिना या 3 फेज़ हमें देखने को मिलते हैं। न्यूट्रल फेज़, जिसमें हमने देखा कि नॉर्मल रेन हमें देखने को मिलती है, और जो मूवमेंट है वार्म वाटर की, वो टुवार्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ होती है, ठीक है? और फिर हमने देखा कि एल नीनो में क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है ला नीनो का, जिसमें कि जो मूवमेंट है वाटर की, वो टुवार्ड्स द ईस्टर्न पैसिफिक हो जाती है और जो ओशन का सरफेस टेम्परेचर है वो अबव से ज़्यादा हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो कोल्ड वाटर अपवेलिंग फिनोमिना होता है ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वाडोर, वो नहीं हो पाता, ठीक है? और इससे फिशरी सेक्टर में जो है नुकसान होता है। अगर हम बात करें ला नीना की, जैसे हमने बात की थी, ला नीना कब होता है? जब ट्रेड विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और उनकी मूवमेंट जो है टुवार्ड्स जो है वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ होती है, यानी कि इंडियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ होती है। तो ज़्यादा रेन हमें देखने को मिलती है। और इसी के चलते क्या होगा कि जो कोल्ड वाटर है उसका अपवेलिंग होगा ऑफ द कोस्ट ऑफ द पेरू एंड इक्वाडोर। तो जब भी वाटर की मूवमेंट, वार्म वाटर की मूवमेंट जब भी वेस्टर्न की तरफ होगी, तो ऑफ द कोस्ट जो पेरू है, साउथ अमेरिका की तरफ जो है, पेरू कोस्ट के ऊपर एंड इक्वाडोर की तरफ जो है, कूलर वाटर की मूवमेंट अपवर्ड होगी, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है वो की साइड आ जाता है और इसी को ही अपवेलिंग बोलते हैं। सो अगर हम देखें तो ये इसमें क्या होगा कि बेटर देन नॉर्मल मॉनसून हमें देखने को मिलेगा ला नीना में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये ड्रॉट की कंडीशन इंडिया में सर्टेन है कि बनेगी बनेगी? अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो अभी के लिए आईएमडी ने यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि इसका जो ना करने का जो मेनली रीज़न है वो ये है कि काफ़ी सारे फैक्टर हैं। जैसे कि आईएमडी ने खुद बोला है कि मॉनसून का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है ग्लोबल फैक्टर के ऊपर, नॉट ओनली एल नीनो, यानी कि ओनली एल नीनो इफेक्ट नहीं करता, काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि इंडिया में मॉनसून को जो है प्रभावित करते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला फैक्टर है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायापोल। इसका मतलब होगा कि जो इंडियन ओशन है, वो कैसे रिएक्ट करता है? उसमें स्ट्रेंथनिंग होती है या फिर वीक मॉनसून रेन होती है। तो उसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि इंडियन जो हम बोल सकते हैं कि इंडिजिनस हमारा इंडियन ओशन है, वहाँ पे कैसा रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो उसी के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि अगर वहाँ पे भी वीक मॉनसून रेन होती है, तो ऑब्वियसली जो एल नीनो का इफ़ेक्ट है वो और बढ़ेगा। और अगर वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, यानी कि मॉनसून विंड्स जो है स्ट्रॉन्ग फ्लो करती हैं, तो कहीं न कहीं एल नीनो का इफ़ेक्ट जो है इंडिया में कम हो जाएगा। इसी के साथ एक्स्ट्रा जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मॉइस्चर है, वो भी डिपेंड करता है एंड लोकल जो वेदर सिस्टम है, उसके ऊपर भी ये सारा डिपेंड करता है। तो अभी के लिए कुछ भी प्रेडिक्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है। आने वाले टाइम में जो है हमें जो है पॉसिबिलिटीज़ की देखने को मिलेगी कि एल नीनो का इफ़ेक्ट जो है इंडिया के ऊपर कैसा देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका इफ़ेक्ट, अगर ऐसा होता है एल नीनो का इफ़ेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग इंडिया पे पड़ता है, तो इसका आने वाले समय पे हमारी इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर स्ट्रेस बढ़ेगा, जैसे कि हमको पता है कि 60% जो फार्मर हैं, वो डिपेंड करते हैं ओनली ऑन मॉनसून के ऊपर। तो जैसे कि अभी खरीफ का सोइंग सीज़न चल रहा है, कि जैसे राइस, अभी राइस की खेती जो है, राइस को बोइंग किया जाएगा। तो जो खरीफ क्रॉप्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट ऑब्वियसली पड़ेगा अगर एल नीनो हमें इम्पैक्ट जो है देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे जो मोस्टली फार्मर है 60% वो मॉनसून पे डिपेंड है, यानी कि इरिगेशन के ऊपर कम डिपेंड है, मॉनसून के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। कहीं न कहीं क्रॉप जो खरीफ क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो आने वाला सीज़न है, वो इम्पैक्ट हो सकता है।
इनकम ऑब्वियसली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो इनकम है क्योंकि वो डिपेंड करती है कल्चर के ऊपर, तो वो भी जो है कम हो सकती है जिससे क्या होगा कि कंज़म्पशन डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और इसके साथ क्या होगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ जा सकती है क्योंकि डिमांड वहाँ पे कम हो जाएगी। इसी के साथ क्या होगा कि फूड में इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा बढ़ेगी अगर प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में कम होगी तो ऑब्वियसली बात है कि फूड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें शॉर्टेज आएगी। चावल हो गया जैसे कि आने वाले सीज़न में तो इन्फ्लेशन जो है बढ़ सकता है। वाटर स्कार्सिटी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है वो नहीं हो पाएगा। ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम हो सकती है। एनर्जी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा जो हमारे रिज़र्वॉयर हैं, ऑब्वियसली वो पानी के साथ ही चलते हैं ना, डिपेंड करता है कि कितनी जो रेन है वो आ रही है। लोअर रिज़र्वॉयर जो लेवल हैं हमारे डैम्स में वो कम हो जाएगा और हाइड्रो पावर जो हमारी जनरेशन कैपेसिटी है वो भी कहीं न कहीं इससे इफ़ेक्ट हो सकती है। तो आई होप कि बहुत ही क्रिस्प वे में मैंने जो टॉपिक है आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड अपना जो फीडबैक है वो कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।